जरा सोचिए, जीवन एक कमाल की यात्रा है ना? लेकिन हर सफर का एक अंत तो होता ही है। तो फिर एक बड़ा सवाल मन में आता है, अगर हर जीव का अंत तय है, तो फिर ये जिंदगी, ये लाइफ इटसेल्फ अरबों सालों से चलती कैसे आ रही है? आज इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, एक हाथी करीब 75 साल जी लेता है, वहीं एक तितली मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते। मतलब हर जीव का अपना एक लाइफ स्पैन है, जो अलग तो है पर है तो सीमित ही। तो फिर प्रजातियां खत्म क्यों नहीं हो जाती? इसका जवाब एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस में छुपा है, और वो है जनन। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि जीवन की निरंतरता का मतलब क्या है। फिर जनन की 2 मेन स्ट्रैटेजीज यानी अलैंगिक और लैंगिक जनन को देखेंगे। उसके बाद इन प्रक्रियाओं में क्या-क्या होता है वो जानेंगे। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये 2 अलग-अलग रास्ते आखिर एक ही लक्ष्य को कैसे पूरा करते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जीवन की निरंतरता। ये वो फंडामेंटल आइडिया है जो सवाल का जवाब देता है कि इंडिविजुअल लाइव्स खत्म होने के बाद भी लाइफ एज अ होल कैसे चलती रहती है। जनन या रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक पीढ़ी को अगली पीढ़ी से जोड़ता है। ये सिर्फ आबादी बढ़ाने का एक तरीका नहीं है, नहीं, ये पक्का करने का तरीका है कि किसी भी प्रजाति का अस्तित्व बना रहे। ये आप कह सकते हैं जिंदगी का एक यूनिवर्सल लॉ है जो हर जीव पर लागू होता है। अब आते हैं जनन की पहली बड़ी स्ट्रैटेजी पर, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे नेचर की क्लोनिंग मशीन की तरह सोचना। एक ऐसी प्रक्रिया जहां एक से ही अनेक बन जाते हैं, वो भी बिल्कुल एक जैसे। तो इसकी खासियत क्या है? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, और जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट की हूबहू कॉपी होता है, मतलब एक क्लोन। यहाँ कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिन्हें हम गमीट्स कहते हैं, वो ना तो बनते हैं और ना ही मिलते हैं। और हाँ, ये तरीका बहुत बहुत तेज होता है और अक्सर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। अमीबा इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। देखिए कैसे होता है। एक पेरेंट सेल है, उसका न्यूक्लियस पहले लंबा होना शुरू होता है, फिर वो बीच से 2 में टूट जाता है, और बस इसके बाद पूरा का पूरा सेल ही 2 हिस्सों में बट जाता है, और लीजिए बन गई 2 नई डॉटर सेल्स, 1 से 2, बिल्कुल एक जैसी। है ना कमाल का सिंपल और इफेक्टिव तरीका? लेकिन अलैंगिक जनन का मतलब सिर्फ 2 में बट जाना नहीं है, इसके भी कई तरीके हैं। एक तरफ अमीबा है जो द्विखंडन या बाइनरी फिजन से 2 में बट जाता है, तो दूसरी तरफ हाइड्रा को देखिए। इसमें एक छोटा सा उभार, जिसे बड या मुकुल कहते हैं, वो उगता है, बड़ा होता है, और फिर पेरेंट से अलग होकर एक नया हाइड्रा बन जाता है। तरीके भले ही अलग हों, पर प्रिंसिपल वही है, एक पेरेंट और बिल्कुल वैसी ही संतान। और ये चीज सिर्फ छोटे छोटे जीवों तक ही सीमित नहीं है। आलू तो हम सबने देखा है ना? उस पर जो छोटी छोटी आंखें निकल आती हैं, असल में वो कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक बढ़िया उदाहरण है। ये पौधों में अलैंगिक जनन का एक बहुत कॉमन तरीका है। हर एक आंख से एक पूरा का पूरा नया पौधा उग सकता है, जो जेनेटिकली बिल्कुल अपने पेरेंट पौधे जैसा होगा। तो अलैंगिक जनन तो हुआ कॉपी करने का तरीका। अब आते हैं दूसरी स्ट्रेटजी पर, जो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये नकल बनाने के बारे में नहीं है, नहीं, ये तो मिक्सिंग, कॉम्बिनेशन और वैरायटी पैदा करने की स्ट्रेटजी है। अगर इन दोनों को आमने सामने रख के देखें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है अलैंगिक जनन, एक पेरेंट, संतान बिल्कुल क्लोन, प्रोसेस तेज और आसान, लेकिन कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं। दूसरी तरफ लैंगिक जनन, आमतौर पर 2 पेरेंट, संतान जेनेटिकली यूनिक, प्रोसेस धीमा और कॉम्प्लिकेटेड, पर इसका सबसे बड़ा फायदा है जेनेटिक वेरिएशन। लैंगिक जनन के दिल में होती हैं कुछ खास सेल्स, जिन्हें युग्मक या गैमीट्स कहते हैं। मेल गैमीट यानी शुक्राणु और फीमेल गैमीट यानी अंडाणु। और इनकी सबसे खास, सबसे जरूरी बात यह है कि इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या शरीर की नॉर्मल सेल से ठीक आधी होती है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है।
और इस बात को यहाँ इस टेबल में देख सकते हैं। जैसे इंसानों की नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उनके गैमीट में सिर्फ 23। वैसे ही एक कुत्ते की सेल में 88 क्रोमोसोम्स होते हैं, पर उसके गैमीट में बस 39। ये जो आधी संख्या वाला नियम है ना, यही लैंगिक जनन का पूरा आधार है। तो सवाल ये है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आखिर होता कैसे है। इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे एक नाटक की तरह देख सकते हैं, एक 3 एक्ट प्ले जिसके 3 मुख्य हिस्से हैं। एक्ट 1 निषेचन से पहले की तैयारियां, इसमें गैमीट्स बनते हैं और एक दूसरे तक पहुंचते हैं। एक्ट 2 द मेन इवेंट, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। ये वो पल है जब नर और मादा गैमीट्स आपस में मिल जाते हैं। और एक्ट 3 निषेचन के बाद की कहानी, जहां से एक नए जीव का विकास, उसकी जर्नी शुरू होती है। चलिए एक एक करके इन तीनों एक्ट्स को समझते हैं। तो पहले एक्ट में हमारे मुख्य किरदार हैं गैमीट्स। नर युग्मक यानी स्पर्म आमतौर पर मोटाइल होता है, मतलब वो चल फिर सकता है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकता है। वहीं मादा युग्मक यानी ओवम स्थिर रहता है और आकार में काफी बड़ा होता है। और जब ये दोनों गैमीट्स मिल जाते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है और बनता है युग्मनज यानी जाइगोट। ये सिंगल सेल, यही है एक नई जिंदगी की शुरुआत। इसमें दोनों पेरेंट्स से आई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का पूरा सेट होता है। यही वो कड़ी है जो एक पीढ़ी को अगली पीढ़ी से जोड़ती है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और इन दोनों स्ट्रैटेजीज को एक साथ रखकर देखते हैं। एक है स्पीड, दूसरी है स्ट्रेंथ। तरीके अलग हैं पर मंजिल एक ही है, जीवन को आगे बढ़ाना, उसकी निरंतरता बनाए रखना। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अलैंगिक जनन एक कामयाब ब्लूप्रिंट की ढेर सारी फोटोकॉपीज बनाने जैसा है। ये तेज है, आसान है और तब तक बहुत अच्छा काम करता है जब तक माहौल स्टेबल हो। वहीं दूसरी ओर लैंगिक जनन, ये एक लॉटरी टिकट खरीदने जैसा है। हर टिकट एक नया कॉम्बिनेशन है और क्या पता कौन सा टिकट जैकपॉट जीत जाए, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन बदलते हुए मुश्किल माहौल में भी सर्वाइव कर जाए। और यहीं पर लैंगिक जनन की असली ताकत छिपी है। ये विविधता, ये वेरिएशन पैदा करता है और कहते हैं ना, वेरिएशन इज द की टू सर्वाइवल। यही विविधता एवोल्यूशन का इंजन है, वो ताकत है जो प्रजातियों को इस लगातार बदलती दुनिया में अडैप्ट करने और बने रहने में मदद करती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर सादगी यानी अलैंगिक जनन इतना एफिशिएंट और तेज है, तो फिर नेचर ने ज़्यादातर प्रजातियों के लिए लैंगिक जनन का इतना कॉम्प्लिकेटेड और एनर्जी कंज्यूमिंग रास्ता क्यों चुना? क्यों इतनी मेहनत? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है।